हाय हेलो सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार हमारे चैनल एक्सप्लेनर एंजल पर। कहानी शुरू होते ही हम वांग एम्पायर के ऑनर मिस्टर सॉन्ग को देखते हैं, जो अपने भतीजे लू से कहते हैं कि क्या हुआ, वांग तुम्हें अभी तक मिला नहीं। अरे उसे गायब हुए 15 दिन बीत चुके हैं और हम उसे हर तरफ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चल रहा है। क्या तुम्हें जरा भी मेरी परेशानी का अंदाजा है? अब उनकी इस बात को सुनकर लू कहता है कि अंकल आप परेशान न हो, हम अपने भाई को जरूर ढूंढ लेंगे। इसके बाद हम इस कहानी के लीड कैरेक्टर मिस्टर वांग को देखते हैं, जहां ये तन्हाई में अकेला घूमता रहता है और शायद ये किसी से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी वक्त कोई इसका पीछा करते हुए इसके पीछे से ही हमला कर देता है, जिस वजह से मिस्टर वांग बेहोश हो जाते हैं। लेकिन इसी वक्त लू इसे ढूंढता हुआ इसी रास्ते से गुजर रहा होता है, लेकिन ये वांग को नहीं देख पाता और लू को देखते ही ये किडनैपर यहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन वांग यही गली के किनारे पर बेहोश पड़ा होता है। तभी हम अपने हीरोइन जिया को देखते हैं, जो अपने काम से कहीं जा रही होती है और तभी वांग के पैरों से वो टकरा कर गिर पड़ती है और देखती है कि कोई अजनबी यहाँ पर बेहोश पड़ा है, लेकिन इसके सर पर तो काफी चोटें लगी हैं। ये देखकर वो वांग को अपने घर के पीछे वाले हिस्से में लाकर छिपा देती है और वांग के चोट पर दवा लगा देती है। इसके बाद जिया अपने पापा के पास जाती है, जहां हम देखते हैं कि जिया के पापा एक नंबर के शराबी और जुआड़ी इंसान होते हैं, जिन्हें अपने शराब के आगे कुछ भी नजर नहीं आता। तब जिया कहती है कि पापा, जो आज हमने पैसा कमाया था वो रास्ते में हमसे कहीं गिर गया, इसलिए हम आज आपकी शराब ना ला सके। तब जिया के फादर जिया को बहुत मारते हैं और कहते हैं कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो, क्या मेरे लिए 50 युआन कमा नहीं सकती हो और मुझे एक शराब की बोतल ला नहीं सकती हो? जब तुम इतना भी नहीं कर सकती हो तो मेरे घर से अभी के अभी निकल जाओ। ये सुनकर जिया की माँ जिया को बचाते हुए अपने हस्बैंड से कहती हैं कि ये हमारी बच्ची अभी बहुत कम उम्र की है और इसने एक दिन तुम्हें शराब लाकर ना दी तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप इसे अपने घर से ही निकाल देंगे। ये सुनकर जिया के फादर जिया की माँ को भी बहुत मारने लगते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों माँ बेटी हमारे घर से निकल जाओ, अगर तुम हमारे शराब का इंतजाम नहीं कर सकती तो घर में रहने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद जिया घर से एक कंबल लेकर वांग को दे देती है और कहती है कि इस कंबल को ओढ़ लो, नहीं तो तुम्हें काफी ठंड लगेगी। तब वांग कंबल को ओढ़ते हुए जिया के हाथों को पकड़कर बैठ जाता है और इसी खामोशी में वो सो भी जाता है। तब जिया उसे छुटकारा पाना चाहती है, लेकिन वांग ने उसे बहुत कसकर पकड़ रखा था, इसीलिए जिया भी वांग के बाहों में सोने लगती है। और तभी हम जिया की यादों से समझ पाते हैं कि जिया ने आज जो पैसे कमाया था उन पैसों से वांग की दवा लेकर चली आई थी, इसीलिए आज वो अपने पापा को शराब ना ला सकी और इसी वजह से बेचारे को इतनी मार सहनी पड़ी। इसके बाद सुबह हो जाती है और जिया जब वांग से उसका नाम पूछती है तब हमें मालूम पड़ता है कि सर पर चोट लगने की वजह से वांग अपनी याददाश्त खो चुका है। इसके बाद देखा जाता है कि बाहर बैठे कुछ लोग शतरंज खेल रहे होते हैं, जहाँ वांग जाकर उन्हें शतरंज की चालें बताने लगता है और तभी यहाँ पर जिया आकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलो हम तुम्हें स्टेशन लेकर चलते हैं। कल तुम्हें किसने मारा था और तुम्हारा घर कहाँ पर है, पुलिस तुम्हारी मदद करेगी। लेकिन वांग कहने लगता है कि तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, मुझे कहीं भी नहीं जाना है। तब जिया कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, लेकिन मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। लेकिन वांग जिया के हाथ को पकड़कर कहने लगता है कि नहीं, तुम मेरी वाइफ हो और मुझे अभी के अभी कैंडी खानी है, तुम मेरे लिए कैंडी लेकर आओ। तब जिया वांग से परेशान होने लगती है। इसी वक्त जिया के फादर जिया को और वांग को एक साथ देख लेते हैं, इसीलिए जिया को अपने घर घसीटते हुए लेकर चले जाते हैं और कहते हैं कि ये लड़का कौन है, क्या तुम मुझसे छिपकर ये सब भी करने लगी? तब जिया अपने माँ पापा को समझाते हुए कहती है कि डैड, मुझे पता भी नहीं कि ये लड़का कौन है, कल रात ये जख्मी हालात में हमें रास्ते में मिला था, इसीलिए हमने इसे घर में लाकर छिपा दिया था, लेकिन अब हम इसे पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे हैं क्योंकि इस आदमी ने अपनी याददाश्त खो दी है। तब यहीं पर खड़ा वांग जिया से कहने लगता है, पत्नी मुझे पुलिस के पास नहीं जाना है, हम तुम्हारे साथ ही रहना चाहते हैं। तब वांग की ऐसी हरकत देखकर जिया के फादर जिया पर हाथ उठाते हुए कहते हैं, ये लड़का तुझे वाइफ बोल रहा है, मतलब
या तो मुझसे झूठ बोल रही है। लेकिन वांग जिया के फादर का हाथ पकड़कर जोर से उन्हें दबा देता है और कहता है अगर तुमने मेरे वाइफ पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। तब जिया के फादर को वांग की ताकत का अंदाजा लग जाता है और ये समझ आता है कि ये लड़का तो बहुत ही ताकतवर है, मतलब ये हमारे काम काज में हमारी मदद भी कर सकता है। इसलिए जिया के फादर जिया को कहते हैं कि इस लड़के को पुलिस स्टेशन ले जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे स्टोर में काम करेगा, हमें वहाँ काम करने वाले नौकर की जरूरत है। तब जिया कहती है कि नहीं डैडी, ये तो गैर कानूनी है, आप किसी इंसान से नाजायज फायदा नहीं उठा सकते हैं। लेकिन जिया के फादर इसे डांट कर चुप करा देते हैं और वांग से पूछते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पर जिया के साथ रहना है तो हमारे साथ काम काज में हाथ बटाना होगा। तब वांग खुशी से कह देता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। इसके बाद अगले दिन जिया अपने जॉब पर चली जाती है, जहाँ पर इस मूवी की एक विलेन शाइनी अपने दो सहेलियों के साथ जिया के स्टोर में आकर जिया को परेशान करने लगती है और जिया के बॉस से जिया की शिकायत भी कर देती है। तब जिया का बॉस जिया को अपनी जॉब से ही निकाल देता है और जैसे ही जिया बाहर निकलती है तब शाइनी जिया को रोककर उसे और परेशान करने लगती है। कहती है कि तू जैसी गरीब लड़की मेरे बॉयफ्रेंड लू को कैसे आकर्षित कर सकती है, तेरी ही वजह से लू हमारी तरफ पलट कर भी नहीं देखता। तब जिया कहती है कि देखो तुम्हें यहाँ पर कोई गलत फहमी हुई है, हमारा लू से कोई भी रिश्ता नहीं है, लू मेरे स्कूल में पढ़ता है और शायद इसीलिए वो मुझसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हमें लू में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। अब इतना बोलते हुए जिया यहाँ से जाने लगती है। तभी रास्ते में लू जिया को देख लेता है, फिर इसके पास आता है और कहता है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, लेकिन तुम हमसे इतना दूर क्यों भागती हो। तब जिया कहती है कि हमें आपसे कोई दोस्ती नहीं करनी है, वैसे भी आपकी एक गर्लफ्रेंड है और आज इसी वजह से उसने हमें जॉब से भी निकलवा दिया, तो प्लीज आप हमें परेशान करना बंद कर दें। तब लू समझ जाता है कि आज जिया बहुत ही अपसेट है, इसलिए इस वक्त इससे बात करना बेकार है और वैसे भी हमें अपने कजिन ब्रदर को ढूंढना होगा, हमारे लिए वो काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए लू यहाँ से चला जाता है और जिया टहलते हुए अपने घर पर चली जाती है, जहाँ हम देखते हैं वांग जिया के गोडाउन में काम कर रहा था और इसी काम के दौरान इसे अपने पुराने जिंदगी की कुछ झलक याद आने लगती है और इसी दौरान जिया यहाँ पर पहुंच जाती है। वांग जिया को देखते ही बहुत खुश हो जाता है, जहाँ वांग जिया से कहता है कि तुम आज बहुत थक गई होगी, ये लो पानी पी लो। तब जिया कहती है कि ये तो मिनरल वाटर है, आज तक कभी मेरी माँ ने मुझे मिनरल वाटर नहीं पिलाया है क्योंकि हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये पानी की बोतल तुम्हें कहाँ पर मिली। तब वांग कहता है कि ये पानी तो अपनी मेहनत से मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है, इसलिए इसे पी लो, तुम्हारी थकान दूर हो जाएगी। लेकिन जिया इतनी ज्यादा अपसेट होती है कि उस पानी को वहीं पर फेंक देती है, लेकिन वांग उस बोतल को फिर से उठाते हुए कहता है कि ये लो, अभी भी इस बोतल में आधा पानी बचा हुआ है। तब जिया मुस्कुराते हुए उस पानी को पी लेती है और वांग से कहती है कि तुम्हें अपना नाम याद नहीं है, इसलिए आज से हम तुम्हें अमावस का चांद कहकर बुलाया करेंगे। इसके बाद अगले दिन जिया छत पर जाकर सोचती रहती है कि मेरी किस्मत कितनी खराब है, घर में मेरे पापा मुझे धमकाया करते हैं, स्कूल में लड़कियां मुझे धमकाती रहती हैं और जॉब पर मेरा बॉस मुझे धमकाता रहता है। अब ये सारी बातें सोचकर जिया बहुत ही मायूस हो जाती है, लेकिन इसी वक्त यहाँ पर वांग आ जाता है और जिया को एक बर्गर देते हुए कहता है कि मेरी वाइफ बहुत ही भूखी होगी, ये लो तुम खाना खा लो। तब जिया कहती है ये बर्गर तुम्हें कहाँ पर मिला, जिस पर वांग बताता है कि हमने तुम्हारे पापा के बॉक्स से कुछ पैसे निकाले थे और उसी पैसे से मैं ये बर्गर तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तब जिया परेशान होकर कहती है कि ये तुमने क्या किया, तुमने पापा का पैसा चुरा लिया और तुमने उसे खर्च भी कर दिया, अब तो हमें और तुम्हें पापा बहुत ही मारेंगे, उनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेकिन तुमने ये काम बहुत ही गलत किया है, क्या तुम्हें पापा का नेचर पता नहीं है, वो अब दोनों की जान ले लेंगे, इसलिए चलो हम तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर चलते हैं, वहाँ पर पुलिस वाले तुम्हारी फैमिली को ढूंढ लेंगे और तुम उनके साथ अपने घर चले जाना, हम यहाँ पर पापा को संभाल लेंगे। तब वांग कहता है कि नहीं वाइफ, मैं अपने वाइफ के साथ ही रहूंगा। लेकिन जिया वांग को जबरदस्ती पुलिस स्टेशन लेकर चली जाती है, लेकिन रास्ते में ही जिया को वांग की प्यारी प्यारी हरकतें याद आने लगती
जाती हैं और वांग में पुलिस स्टेशन के सामने पहुंचने के बाद जिया से जिद कर बैठता है कि मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगा। तब जिया मजबूर होकर वांग से बहाना करती है कि ठीक है, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो, हम तुम्हारे लिए कैंडी लेकर आते हैं। तब वांग कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगा, लेकिन तुम जल्दी ही वापस आ जाना क्योंकि हमें अकेले बहुत डर लगता है। तब जिया कहती है कि ठीक है, तुम यहीं बैठो, हम बस अभी आ रहे हैं। लेकिन जिया वांग को छोड़कर अपने घर पर चली जाती है क्योंकि इसे डर था कि अगर ये वांग को घर लेकर जाएगी तब इसके पापा उसे बहुत ही मारेंगे। लेकिन रास्ते में दो बूढ़ी औरतें आपस में बात कर रही होती हैं कि आजकल ना समझ लड़कों को लोग किडनैप कर लेते हैं और उन्हें दूर देश ले जाकर बेच देते हैं। आजकल का जमाना बहुत ही खराब हो गया है, हर दिन ऐसे ही न्यूज सुनने को मिल रही है। तब जिया इनकी ये बातें सुनकर और भी ज्यादा घबराने लगती है और दूसरी तरफ वांग अकेला ही सड़क पर बैठा जिया का इंतजार कर रहा होता है। इसके बाद रात होने लगती है और जिया धीरे धीरे वांग के लिए और भी ज्यादा तड़पने लगती है। तब इसकी माँ आकर कहती है कि जिया, आज वो लड़का कहाँ पर है, मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, क्या तुमने उसे कहीं देखा है? तब जिया और भी ज्यादा तड़प जाती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं कहीं काम से जा रही हूँ, तो मेरा इंतजार करना। इसके बाद जिया उस पुलिस स्टेशन के गेट के पास पहुंच जाती है। तब वांग वहां पर नहीं होता। ये देखकर जिया परेशान होकर रोने लगती है और वहां जाते हुए सभी लोगों से वांग की पहचान बताते हुए वांग का पता लगाने लगती है। लेकिन फिर भी जिया को वांग का पता नहीं मिलता। तब जिया उसी जगह पर बैठकर वांग का इंतजार करने लगती है और रोते हुए कहती है कि ये सब मेरी ही गलती है, पता नहीं वो बेचारा पागल लड़का कहाँ पर होगा, कहीं उसे किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया। लेकिन फिर भी जिया यहाँ इंतजार करते हुए बैठी होती है और 1 घंटे के बाद वांग अपने हाथों में हार्ट वाला बलून लेकर जिया के पास पहुंच जाता है और जिया से कहता है कि पत्नी, मैंने तुम्हारा इंतजार किया, हम सारा दिन यहीं पर बैठे रहे, लेकिन रात हो जाने के बाद हमें भूख लग गई थी, इसलिए हम कुछ खाने के लिए चले गए थे, लेकिन हमें वहां पर ये बलून मिला तो हमने ये बलून तुम्हारे लिए ले लिया, क्या तुम्हें ये बलून पसंद आया? तब जिया रोते हुए वांग को हक कर लेती है और कहती है कि सॉरी, हमें आने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन ये देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी प्यारी कैंडी लाई हूँ। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए घर आने लगते हैं, लेकिन यहीं से जिया को वांग से प्यार हो जाता है। तब जिया वांग से कहती है कि तुमने मेरे पापा का जो पैसा चुराया था जाकर उन्हें खुद ही बता दो, नहीं तो जब उन्हें पता चलेगा तब हम दोनों ही मारे जाएंगे। तो वांग कहता है कि जिया, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद वांग आगे बढ़कर जिया के डैड से कहता है, हमने 2 दिन तुम्हारे साथ काम किया है, 60 युआन प्रति घंटा के हिसाब से टोटल 21 युआन हुआ है। अगर आपने हमारी ये मजदूरी नहीं दिया तो हम कोर्ट में केस कर देंगे, क्योंकि कानूनी तौर पर एक मजदूर की यही मजदूरी होती है। तब जिया के डैड कहते हैं, तुम पिछले 2 दिन से हमारे यहाँ काम कर रहे हो, फिर तुमने अब तक ये मजदूरी वाली बात आखिर क्यों नहीं की? वैसे भी तुमने 2 दिन में किया ही क्या है? ये सुनकर वांग कहता है कि मैंने तुम्हारे गोडाउन का 383 बॉक्स खाली किया है, क्या तुम अकेले ये काम कर सकते थे? तब जिया के फादर ये सारे डिटेल्स सुनकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये लड़का एक पागल है तो भला इसके दिमाग में इतनी चालाकी आई कहां से, और इसने तो काम का सारा ही हिसाब अपने पास रखा है। तब जिया के पापा कहते हैं कि ठीक है, लेकिन हम तुम्हें 2000 युआन देंगे क्योंकि तुम मेरे घर पर खाना खाते हो। 100 युआन खाना खाने में और यहाँ रहने में कट गया। तब वांग उनसे 2000 रुपए ले लेता है। फिर वांग इन पैसों को लाकर जिया को दे देता है, कहता है कि जो पैसा हमने तुम्हारे डैड के बॉक्स से निकाला था तुम जाकर उतना पैसा वहीं पर रख दो। तब जिया बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है कि आज तुमने समझदारी वाली बात कैसे कर ली, ये सब तुमने आखिर कहाँ पर सीखा था? तब वांग बताता है कि पता नहीं, बस मेरे दिमाग में आता गया और हम बोलते गए। इसके बाद धीरे धीरे 3 दिन के अंदर वांग एक साइकिल खरीद लेता है और इसी साइकिल से वो जिया को स्कूल से लेने के लिए जाता है। तब जिया कहती है कि ये साइकिल तुम्हें कैसे मिली, तुम यहाँ पर किसकी साइकिल लेकर आ गए हो? तब वांग बताता है कि मैंने अपनी मेहनत के पैसों से इस साइकिल को खरीदा है, क्योंकि तुम हर रोज पैदल चलकर स्कूल जाया करती हो, इसलिए आज से हम तुम्हें रोज स्कूल लेकर जाया और आया करेंगे। तब जिया यहाँ पर और ज्यादा खुश होती है और वांग इसी वक्त जिया को एक अंगूठी निकाल कर देता है और कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए तुम्हें ये अंगूठी पहनना चाहिए, जिस पर जिया मना करती है। तो वांग कहता है कि अगर तुमने ये अंगूठी नहीं पहनी तो लोग तुम्हें देखकर मेरी वाइफ कैसे समझेंगे, इसलिए तुम्हें ये अंगूठी पहनना जरूरी है।
ये सुनकर जिया का दिल और ज्यादा खुश हो जाता है और शर्माते हुए वो ये अंगूठी को पहन लेती है। इसके बाद ये लोग जैसे ही अपने साइकिल पर बैठकर घर से रवाना होते हैं, वैसे ही स्कूल के गेट पर लू आकर जिया को देख लेता है और मन में सोचता है कि आज जिया किसके साथ बैठकर जा रही है, ये लड़का आखिर कौन है। लेकिन ये लड़का तो पीछे से बिल्कुल मेरे भाई वांग की तरह लग रहा है। अब अगले दिन लू जिया से स्कूल में मिलकर पूछता है कि कल तुम किसके साथ बैठकर जा रही थी। तब जिया बताती है कि वही लड़का है जिसे मैं प्यार करती हूँ। तब लू जिया से कहता है लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। तब जिया कहती है मेरी शादी हो गई है और कल तुमने जिस लड़के के साथ मुझे देखा वो मेरा पति है, लेकिन तुम मेरे फ्रेंड बन सकते हो क्योंकि हम एक स्कूल में ही पढ़ते हैं। तब लू कहता है कि ठीक है, आज से हम दोस्त हैं, लेकिन क्या कल तुम हमें अपने हस्बैंड से मिला सकती हो क्योंकि हम अपने एक कजन भाई को ढूंढ रहे हैं और तुम्हारा हस्बैंड हमें उसी की तरह नजर आ रहा था। तब जिया कहती है कि ठीक है, आप कल उनसे मिल लीजिएगा। इसके बाद लू को एक फोन कॉल आती है जहां इसे पता चलता है कि मिस्टर सॉन्ग की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए फौरन ये घर पर आ जाओ। ये सुनकर लू मिस्टर सॉन्ग से मिलने के लिए चला जाता है, जहां पर वांग की सौतेली माँ बताती है आज कुछ पुलिस वाले इन्हें आकर बता गए कि वांग अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसीलिए इनको अटैक पड़ गया, लेकिन अब ये खतरे से बाहर हैं। तब लू मिस्टर वांग से कहता है कि आप फिक्र मत करें, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और हम बहुत जल्द अपने भाई को तलाश लेंगे। इसके बाद अगले दिन जिया जॉब ढूंढने के लिए वांग के साथ एक ऑफिस में चली जाती है, लेकिन इस ऑफिस के अंदर शाइनी बैठी होती है और जैसे ही जिया अंदर जाती है वैसे ही शाइनी अपने आदमियों के जरिए जिया को पकड़कर जबरदस्ती नशीली दवा पिला देती है। तब जिया चिल्लाते हुए हेल्प की गुहार लगाने लगती है और इसकी आवाज सुनकर वांग यहाँ पर पहुंच जाता है और शाइनी के बंदों को मारकर जिया को अपने गोद में लेकर चला जाता है। लेकिन वांग इस वक्त घर पर नहीं जाता क्योंकि जिया नशे के हालत में होती है, इसीलिए ये लोग होटल में ठहर जाते हैं और होटल में पहुंचने के बाद जिया अपना होश खो बैठती है। इसी वजह से जिया और वांग इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद अगली सुबह जिया फिर से स्कूल जाती है। तब शाइनी की दोनों फ्रेंड जिया के इंसल्ट करने लगती हैं, लेकिन इसी वक्त लू यहाँ पर पहुंच जाता है। तब जिया लू को सारी बातें बता देती है और लू से कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मेरे साथ ऐसा गलत व्यवहार किया है कि उसने मुझे धोखे से बुलाकर नशीली दवा पिला दी थी। तब लू शाइनी को धमकाते हुए कहता है कि तुम अभी इसी वक्त जिया से माफी मांगो, नहीं तो हम तुम्हें जेल भेज देंगे। तब शाइनी जिया से माफी मांगते हुए हमेशा के लिए अपना स्कूल छोड़कर चली जाती है। इसके बाद लू जिया से कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पर है, मुझे उससे मिलना है, कल तुमने उससे मिलवाने का वादा लिया था। तब जिया कुछ बोल पाती कि उससे पहले ही यहाँ पर वांग भी जिया को स्कूल में रिसीव करने के लिए आ जाता है। तब लू वांग को देखते ही उसे गले से लगा लेता है और जिया से कहता है कि ये मेरा भाई है, वांग एम्पायर का सीईओ है, इसके बिना हमारी कंपनी अधूरी पड़ गई है और इसके पापा इसके लिए बीमार पड़ गए हैं, लेकिन ये तुम्हें कहाँ पर मिला और ये हमें पहचानने से इनकार क्यों कर रहा है। तब जिया बताती है ये तो हमें एक रोड पर मिला था जहाँ पर इन्हें काफी चोट लगी थी और ये अपनी याददाश्त खो चुके हैं। तब लू कहता है कि तुम फिक्र मत करो, हम इसका दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर से इलाज कराएंगे, लेकिन हमको इसी वक्त इसे लेकर जाना होगा क्योंकि इसके पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तब जिया कहती है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरे पापा ने इन्हें अपने गोडाउन में काम करने के लिए रखा है, पहले आप उन्हें बता दो फिर लेकर चले जाना, नहीं तो वो हमें पीट पीट कर मार डालेंगे। तब लू कहता है कि ठीक है, हम कल तुम्हारे घर आकर तुम्हारे पापा को बोलकर वांग को ले आएंगे। इसके बाद लू वांग के घर पर जाकर बताता है कि वांग हमें मिल गया है, वो जिया नाम की एक लड़की के घर पर रहता है, लेकिन उसने अपनी याददाश्त खो दी है। तब वांग की सौतेली माँ इस बात का फायदा उठाते हुए एक प्लान बना लेती है और दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो वांग को और भी ज्यादा प्यार करने लगती है और मनी मन सोचने लगती है कि कल ये हमारे घर से चला जाएगा। इसीलिए जिया अगले दिन चर्च में जाकर एक ब्रेसलेट लेती है और सोचती है कि हम इस ब्रेसलेट को वांग के हाथों पर पहनाएंगे क्योंकि इस ब्रेसलेट से वांग की सेफ्टी रहेगी और जब ये ठीक हो जाएगा तो उसे हमारी मोहब्बत की याद रहेगी। तभी हम दूसरी तरफ जिया के पापा को देखते हैं जो पैसे लेकर वांग की माँ के हाथों में वांग को दे देते हैं। तभी हम दूसरी तरफ जिया के पापा को देखते हैं जो पैसे लेकर वांग को वांग की माँ के हाथों में दे देते हैं और जिया की माँ अपने बॉडीगार्ड की मदद से वांग को अपने
अपने गाड़ी में बिठा लेती हैं और अपने साथ लेकर चली जाती हैं। इसके बाद जब जिया घर पर पहुंचती है तब यहाँ पर वांग नहीं होता। तब ये देखकर वो बहुत ही परेशान होती है, अब ये बेचारी करती भी क्या। इसके बाद हम वांग को देखते हैं जो एक सुनसान कमरे में बांध कर बिठाला गया होता है और तभी यहाँ पर एक मास्क लगाकर आदमी पीछे से आकर वांग के सर पर हमला कर देता है। लेकिन इसी वक्त यहाँ पर लू पहुंच जाता है, जिसे देखकर ये आदमी फौरन ही यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वांग का इलाज होता है और वांग ठीक हो जाता है। दोबारा से उसके सर पर चोट लगने की वजह से वांग की याददाश्त वापस आ गई थी, लेकिन ये जिया के साथ बिताई हुई जिंदगी को भूल जाता है। इसके बाद लू वांग को बता देता है कि पिछले महीने जिया नाम की एक लड़की ने तुम्हारी जान बचाई थी और तुम उसी के साथ उसी के घर पर रहते थे और शायद यही वजह है कि वो तुमसे प्यार करती है। तब वांग जिया के घर पर आता है, जिसे देख जिया बहुत ही खुश होती है। लेकिन अगले ही पल वांग के मंगेतर की एंट्री होती है, क्योंकि यह वांग के साथ यहाँ पर आई होती है। तब जिया उसे देखते ही मायूस हो जाती है। तब वांग जिया से कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हें इनाम के तौर पर 1 मिलियन युआन देता हूँ। इस पैसे से अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकती हो। लेकिन जिया इस वक्त इस पैसे को लेने से इनकार कर रही थी, लेकिन जिया के फादर इस पैसे को तुरंत ही ले लेते हैं। तब वांग यहाँ से अपने मंगेतर हायली के साथ चला जाता है, लेकिन बेचारी जिया तड़प तड़प कर रोने लगती है। इसके बाद जिया को उल्टियां आना शुरू हो जाती है। तब उसकी माँ पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, जहाँ जिया बताती है कि पता नहीं क्यों 1 हफ्ते से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तब जिया की माँ समझ जाती है कि जरूर कुछ न कुछ गलत है, इसलिए जिया को एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट लाकर दे देती है और कहती है कि खामोशी से तुम अपना यूरिन चेक करो। तब जिया उस किट को चेक करती है, तब वो पॉजिटिव आता है, मतलब जिया यहाँ पर वांग के बच्चे की माँ बनने वाली है। तब जिया की माँ जिया को समझा देती हैं कि खामोश रहो, हम कल ही तुम्हारा अबॉर्शन करा देंगे, लेकिन ये बात तुम्हारे डैड को ना पता लगनी चाहिए, नहीं तो वो हम दोनों को पीट पीट कर मार डालेंगे। इसके बाद जिया के डैड को हम देखते हैं, जो कि वांग के ऑफिस में पहुंचकर 1 मिलियन युआन मांगता है, लेकिन वांग उसे पैसे देने से मना कर देता है। तब जिया का डैड कहता है कि तुमने मेरी बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया है, उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है, अगर तुमने मुझे पैसा नहीं दिया तब हम पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। वैसे भी वो माँ बेटी उस बच्चे का अबॉर्शन कराने का प्लान बना रही हैं, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हो। अब इतनी डिटेल सुनने के बाद वांग इसे पैसा देते हुए उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जहां पर जिया और उसके माँ अबॉर्शन के लिए आए होते हैं। तब वांग उस ऑपरेशन को रुकवा देता है और जिया को जाकर गले से लगाकर कहता है कि तुम अपनी मर्जी से ये फैसला कैसे ले सकती हो, जबकि ये बच्चा तो हम दोनों का है। तब जिया कहती है कि मैं अकेले इस बच्चे को दुनिया में कैसे ला सकती हूँ, क्योंकि तुम तो हमें भूल गए हो। क्या हम अकेले जमाने से लड़ सकते हैं? हम जमाने को क्या बताएंगे कि ये बच्चा किसका है? तो वांग कहता है कि जिया मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूला, बस तुम्हें भूलने का नाटक कर रहा था, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरी सौतेली माँ तुम पर हमला करवा देती, क्योंकि हायली उसी की भतीजी है और मेरी जान पर 2-2 बार हमले उसी ने करवाया था, क्योंकि वो तो हमें मारना चाहती है। लेकिन अब मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी दूर नहीं जाने दूंगा, मैं अपने साथ सेफ्टी से घर लेकर जाऊंगा और तुम मेरे सिवा किसी पर भरोसा नहीं करोगी और ना ही किसी का दिया हुआ कुछ खाओगी। इसके बाद वांग जिया और इसकी माँ को अपने साथ एक सेफ्टी घर में लेकर चला जाता है, लेकिन वांग और जिया की इस मीटिंग को हायली देख लेती है और जाकर वांग की सौतेली माँ से सब कुछ बता देती है। तो वांग की सौतेली माँ हायली को समझाती है कि तुम उसे डिनर पर बुला लो और जिया से माफी मांगते हुए वांग से भी माफी मांगो, लेकिन इसे डिनर में जिया के खाने में जहर मिलाकर उसे खिला देना, तब जिया खत्म हो जाएगी और तुम वांग से शादी करके एम्पायर की ऑनर बन जाओगी। इसके बाद तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर हायली लू का फोन लेते हुए जिया और वांग को डिनर पर इनवाइट कर लेती है और अपने प्लान के मुताबिक जिया से माफी मांगते हुए उसे खाना खिलाना चाहती है, लेकिन वांग हायली की चालाकी से वाकिफ होता है, इसलिए बड़ी ही चालाकी से जिया का खाना हायली को खिला देता है और इशारों में जिया से मना कर देता है कि तुम खाना नहीं खाना। इसके बाद जैसे ही हायली उस खाने को खाती है वैसे ही यहीं पर वो खत्म हो जाती है। तब वांग अपने बॉडीगार्ड की मदद से हायली के वेटर को गिरफ्तार करा लेता है, उससे सच उगलवा लेता है कि इसका मास्टर प्लानर कौन था, क्योंकि यहाँ पर वांग को अपने सौतेली माँ के खिलाफ सबूत चाहिए होता है। इसके बाद अगले दिन वांग जिया को लेकर अपने डैड के घर पहुंच जाता है और डैड से कहता है कि डैड मैं जिया से प्यार करता हूँ और जिया मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, इसलिए मैं जिया से शादी करने वाला हूँ। तब वांग के डैड
डैड वांग पर बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि हम इस गरीब लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकते हैं, ये तुमने सोच भी कैसे लिया। तो वांग कहता है कि डैड, क्या आपने इस नागिन औरत से शादी करने से पहले एक बार सोचा था? आपने सोचा होता तो आज ये दिन कभी ना आता। तब वांग मिस्टर सॉन्ग से कहते हैं कि ये कैसे तुम बकवास कर रहे हो, तुम उस वक्त बहुत ही छोटे थे और मैं तुम लोगों के लिए ही इसे सोच समझकर शादी की थी, पर तुम इन्हें नागिन क्यों कह रहे हो? पहले इसका रीजन बताओ। तब वांग सबूत पेपर देते हुए कहता है कि आज से 6 साल पहले जब मेरा भैया और भाभी हनीमून पर जा रहे थे तब उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, लेकिन ये एक्सीडेंट करवाने वाली कोई और नहीं बल्कि यही नागिन औरत है, क्योंकि वो गाड़ी ट्रेंच में चली गई थी, लेकिन उस गाड़ी का ड्राइवर बच गया था क्योंकि गाड़ी को ट्रेंच में उसी ने फेंका था और पहले वो खुद कूद गया था, पर ईश्वर हमारे साथ है, इसलिए आज के 2 महीना पहले वो ड्राइवर हमें मिल गया। तब हमने उसे हिरासत में लेकर सारी पूछताछ की, तब हमें सच्चाई का पता चला और हमने सारे सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए। तब इस नागिन का हमें पता चल गया और इसी ने मुझे मारना भी चाहा, लेकिन हमें जिया ने बचा लिया और दूसरी बार लू ने हमें बचाया था और इसके खिलाफ ये इतने सारे सबूत हैं। मैंने पुलिस को बुलवा लिया है, वो अभी आती होगी। तब मिस्टर वांग अपने पति को जोर का एक स्लैप मारते हुए कहते हैं कि हमें क्या पता था कि तुम इतनी खतरनाक नागिन हो। तब वांग की माँ वहीं रखी हुई चाकू को फुर्ती से उठाकर जिया के गर्दन पर लगा देती हैं और वांग से कहती हैं कि हाँ, ये सब कुछ मैंने ही किया है, तुमने जो कहा सब सच है, लेकिन अगर हम गुनहगार हैं तो तुम्हारे पापा भी गुनहगार हैं और इन्हें भी एक साथ जेल जाना होगा। क्या तुम जानना चाहोगे कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया? तब वांग की माँ बताती है कि जब मैं शादी करके तुम्हारे घर पर आई थी तब मेरे पेट में तुम्हारे पापा का बच्चा आ गया था। तब मैं अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन तुम्हारे पापा ने ज़बरदस्ती मुझे पकड़कर मेरा ऑपरेशन करा दिया था। मेरा बच्चा जन्म लेने से पहले ही खत्म हो गया था, मतलब तुम्हारे पापा ने मेरे बेटे को मार दिया, इसीलिए मैंने अपना बदला ले लिया। तुम बताओ मैंने क्या गलत किया? इसके बाद पुलिस आती है और इन दोनों को लेकर चली जाती है और जेल में डाल देती है और वांग जिया से शादी कर लेता है। और शादी के बाद वांग जिया को समझाता है कि मैं मानता हूँ कि मेरे डैड एक अच्छे पति नहीं थे और शायद एक अच्छे पिता भी नहीं है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं एक अच्छा पिता और एक अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा। तब जिया बहुत ही खुश होती है, ये दोनों हंसी खुशी अपना घर बसा लेते हैं और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।